नमस्कार साथियों, हम बजट पढ़ेंगे। बजट आ चुका है। थोड़ा विलम्ब हुआ है हमें आने में, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे से करेंगे, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बजट जब चल रहा है न्यूज़ में, तो बजट जैसा कुछ मेंशन भी है कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं मेंशन है। मेंशन क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंस मिनिस्टर अभी लाई हैं फरवरी में। तो देख लेते हैं बजट से रिलेटेड कुछ चीज़ें। संविधान में जो चीज़ें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो आर्टिकल 112 से 117 तक बजट से रिलेटेड चीज़ें हैं। बजट कन्वेंशनली हम बोल देते हैं, जैसे घर पे हम नहीं बोल सकते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह जैसी चीज़ें, तो ऐसे ही आम भाषा में हम उसे बजट बोलते हैं, लेकिन वो होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही है। आर्टिकल 266 266 के अकॉर्डिंग हमको अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से अमाउंट लेना है तो भाई हमको पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। ठीक है, ये दो आर्टिकल जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं उनको हमने देखा। अब आगे बढ़ते हैं, और ये बजट शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। 8वीं बार निर्मला सीतारमण जी ने कॉन्टिन्यूसली बजट प्रेजेंट किया है, और वो पहली ऐसी फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने लगातार 8 बार पार्लियामेंट में बजट पेश किया है। इससे ज़्यादा वाले भी लोग हैं, जैसे मोरारजी देसाई की आप बात करोगे तो उन्होंने 10 बार प्रेजेंट किया है बजट पार्लियामेंट में, लेकिन टुकड़ों में, कभी 2 साल लगातार, कभी 4 साल लगातार, इस तरह से। पी चिदम्बरम जी ने 9 बार बजट इंट्रोड्यूस किया है पार्लियामेंट में, और निर्मला सीतारमण जी इकलौती ऐसी फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने 8 बार लगातार अपने कार्यकाल में बजट रिप्रेजेंट किया है पार्लियामेंट में। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि भाई इतने सारे बजट आए हैं, तो सबसे बड़ा बजट कौन सा है, सबसे लॉन्गेस्ट बजट कौन सा रहा है? तो जायज़ सी बात है, वर्ड में वर्ड्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, शब्दों के आधार पर अगर देखा जाए, तो 1991 का एलपीजी रिफॉर्म के टाइम पर डॉक्टर मनमोहन जी लाए थे जो बजट, वो था। लेकिन टाइम ड्यूरेशन के अगर अकॉर्डिंग देखें तो वो 2020 का बजट था जो निर्मला सीतारमण जी लाई। अब बजट की तरफ से देख लेते हैं, हमारा जो गोल है, डेस्टिनेशन क्या है? विकसित भारत की, कि हमको विकसित भारत की अपनी कल्पना को पूरा करना है। तो भाई अगर ये हमारी सोच है, ये हमारी डेस्टिनेशन है, तो इसकी गाड़ी जो भी है उसका इंजन भी होगा ना वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो इंजनों को बताया गया है, डेवलपमेंट के इंजन को बताया गया है, एग्रीकल्चर है, एमएसएमई है, इन्वेस्टमेंट है, एक्सपोर्ट है। सोच क्या है हमारी? सोच ये है कि भाई इंक्लूसिविटी जो है वो गाइडिंग स्पिरिट है, रिफॉर्म्स जो है वो फ्यूल की तरह काम करेंगे इन डेवलपमेंट इंजन्स के लिए। इनमें जितने हम रिफॉर्म्स लाते जाएंगे वो बेनिफिशियरी होंगे और वो हेल्पफुल होंगे इस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। एस्पिरेशंस क्या हैं? कि भाई हम ग्रोथ को एक्सेलरेट करेंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ को सिक्योर करेंगे, मिडिल क्लास जो है हमारी उसके एम्पावरमेंट की बात करेंगे, साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर जो इन्वेस्टमेंट है उस पर ध्यान देंगे, और अपलिफ्ट करेंगे हाउस होल्ड के सेंटिमेंट्स को। ठीक है, कि भाई हम हाउस होल्ड की तरफ देख रहे हैं, जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं, पीपल हैं भारत में, उनके एम्पावरमेंट की बात करेंगे, उनको इतना प्लेटफॉर्म देंगे कि भाई आप आगे बढ़ सकें, आप मेन स्ट्रीम में आएँ और बहुत सारे डेवलपमेंट्स में अपना योगदान दें। शुरुआत करते हैं एग्रीकल्चर से। तो एग्रीकल्चर में कुछ प्रमुख चीज़ें हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले अभी पीएम धन धान्य योजना डेवलपिंग फॉर एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। इसमें कितना 100 डिस्ट्रिक्ट को फोकस किया गया है, 100 डिस्ट्रिक्ट्स होंगे। उन 100 डिस्ट्रिक्ट्स से आपको लगभग 1.7 करोड़ फार्मर्स को फोकस करना है इस प्रोग्राम के अंदर। फिर बात की गई है कि भाई किसान क्रेडिट कार्ड जो है उसमें भी इम्प्रूवमेंट लाया गया, और संख्या कितनी कर दी है फोकस की? 7.7 करोड़ फार्मर्स की, और इन रुपए को बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 5 लाख तक। फिर आता है हाई यील्डिंग, जो सीड्स हैं उनकी यील्ड बढ़ाने की बात की गई है। उसके बाद में बात किया गया कि भाई कॉटन प्रोडक्टिविटी है उसे बढ़ानी है, और इस मिशन को 5 साल पूरे फोकस के साथ करने की बात की गई है। उसके बाद 5वीं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्रीकल्चर में जो फोकस एरिया, उसमें बात कर रहे हैं मखाना बोर्ड इन बिहार। मखाना बोर्ड बिहार में ही क्यों? क्योंकि भारत का 90% मखाना जो है वो बिहार ही प्रोड्यूस करता है। ठीक है,
फाइनेंस मिनिस्टर कहती है कि भाई जितने भी हमारे डाकघर हैं वो कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि इजीली वहाँ से आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस ही मिल सकती है। आत्मनिर्भर इन पल्सेस, भारत सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस भी पल्सेस को करता है और कंज्यूम भी सबसे ज़्यादा करता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए फाइनेंस मिनिस्टर कह रही हैं कि भाई जितना भी हमारी पल्सेस हैं उनकी तो बात करेंगे, लेकिन मुख्य तौर पर जो पल्सेस रहेंगी वो रहेंगी तूर, उड़द और मसूर। 6 साल इस मिशन की ओर पूरे रूप से फोकस किया जाएगा और बात कर रहे हैं कि प्रोटीन कंटेनमेंट इन्हांस किया जाएगा और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि क्रेडिट कार्ड फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेस। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि माइक्रो इंटरप्राइजेस क्या होते हैं। माइक्रो इंटरप्राइजेस वो हैं जो स्मॉल से कम होते हैं, उससे भी बहुत कम, शॉर्ट, जिनका बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रहता है उनको माइक्रो इंटरप्राइज कहते हैं। माइक्रो मतलब छोटा होता है ना, जैसे हमारे पास सूक्ष्मदर्शी जैसे रहती है। इन्वेस्टमेंट कितना होगा करंट में देखते हैं। बोल रहे हैं कि 1 करोड़ अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको माइक्रो इंटरप्राइज बोल देंगे, 10 करोड़ कोई कर रहा है तो स्मॉल कह देंगे, 50 करोड़ अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो उसको मीडियम कह देंगे। लेकिन इन सब चीज़ों को इस बजट में रिवाइज करके कहाँ तक ले गए हैं? इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ होना चाहिए तो तुमको माइक्रो इंटरप्राइज कहा जाएगा। 25 करोड़ अगर तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है तो तुमको स्मॉल कहा जाएगा। 125 करोड़ है तो तुमको फिर मीडियम इंटरप्राइज कहा जाएगा। टर्नओवर बात आती है। टर्नओवर क्या होता है कि भाई तुमने इन्वेस्ट किया फिर तुमको रिटर्न कितना मिल रहा है, ठीक है। तो टर्नओवर में कौन कौन से माइक्रो में आएंगे? अभी करंट में बोल रहे हैं कि 5 करोड़ तक अगर किसी का टर्नओवर है तो माइक्रो में आएगा, लेकिन रिवाइज्ड करके उसको 10 कर दिया गया है। स्मॉल इंटरप्राइज के लिए 100 कर दिया गया है और मीडियम इंटरप्राइज के लिए 500 कर दिया गया। इतना टर्नओवर अगर कोई कर रहा है तो फिर वो मीडियम इंटरप्राइज में आएगा। तो देख लेते हैं कि भाई ये बोल रहे हैं कि अगर कोई इस तरह से माइक्रो इंटरप्राइज को इन्वेस्टमेंट की ओर से देख रहा है तो उसको क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी मिलेगी। 5 लाख तक की लिमिट बता रहे हैं कि 5 लाख उसकी लिमिट है और पहले साल कितने लोग फोकस किए जाएंगे? वो 10 लाख लोग होंगे, ठीक है। दूसरे में बोल रहे हैं कि फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर अगर है कोई तो उसके लिए भी स्कीम निकाली है। जैसे हम इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं तो फ्रेशर अगर कोई है तो उसको मना कर दिया जाता है कि हम आपको जॉब नहीं देंगे, ठीक है। ऐसे अगर कोई फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करना जा रहा है तो उसको भी कोई और पैसा इन्वेस्ट नहीं करता। लेकिन सरकार ने इस तरह से प्रोविज़न इस बार किया है कि हम इन लोगों को भी पैसा देंगे और वो 2 करोड़ तक है कि आपको 2 करोड़ तक रुपए मिल सकते हैं। इसमें इंक्लूड कौन कौन होगा? विमेन इंक्लूड हैं, एससीज इंक्लूड हैं और एसटीज इंक्लूड हैं, ठीक है। 5 साल तक के लिए स्कीम है। उसके बाद बात करते हैं फोकस एरिया की कि भाई जैसे टॉय सेक्टर है, मेक इन इंडिया का हम देख रहे हैं कि मोदी जी ने अभियान शुरू किया कि मेक इन इंडिया के थ्रू हम अपनी चीज़ों को बनाएंगे। तो अभी जैसे टॉयज़ कंपनीज़ हैं तो वो टॉयज़ कंपनी हम देखते हैं कि मेड इन चाइना लिखा हुआ आता है, तो उसमें वो कह रहे हैं कि भाई जैसे लेदर हो गया, फूड प्रोसेसिंग वाले हो गए, इन सब को आप एनहांस करिए, इन सबको बढ़ाइए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए, अपनी तरफ से टॉयज़ बनाइए और मेक इन इंडिया का जो हमारा मोटिव है, मिशन है, उसको पूरा करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, लेकिन किसके लिए? पीपल ऑफ इंडिया के लिए। वो पीपल ऑफ इंडिया का इन्वेस्टमेंट किस तरह से आप करेंगे? सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के थ्रू आप आईटीज़ की संख्या बढ़ाएंगे। आप बोल रहे हैं कि मेडिकल में जो सीट्स हैं उनको इसी साल 10,000 तक बढ़ा दिया जाएगा और आने वाले 5 साल में 75,000 और सीटों को बढ़ा दिया जाएगा। वहीं पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कहती है कि अटल थिंकिंग लैब जो है वो 50,000 लैबों को इस्टेब्लिश किया जाएगा गवर्नमेंट स्कूल्स में। बहुत सारे अभी भी रूरल एरियाज़ में ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर नेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो ऐसे स्कूलों में ब्रॉडकास्टिंग की भी बात की गई है कि भाई जितने भी सेकेंडरीज स्कूल हैं और जितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं इन सभी में आपको ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। एआई में इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, 500 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए करने की बात की गई है। वहीं पर बात करें भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, आपकी जितनी भी इंडियन लैंग्वेज की जितनी भी बुक्स हैं वो आपको इस पोर्टल की, इस स्कीम के थ्रू एक पोर्टल पे मिलेंगी डिजिटल तरीके से, वहाँ से आप एक्सेस करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर रहे हैं कि मेडिकल की हमने बात कर ली और वेलफेयर स्कीम्स और इन सारी चीज़ों पर फोकस किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई गवर्नमेंट बात कर रही है कि अगर
स्टेट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो लोगों तक, यहाँ पर आप देख रहे होंगे डेवलपमेंट मेजर करना है किन को फोकस में रखते हुए। ये एक जो चीज़ महत्वपूर्ण है जिसको आपको ध्यान में रखना है, पिछले कई बजटों में हम देख रहे हैं ज्ञान फोकस एरिया रह रहा है गवर्नमेंट का, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी। इस बार भी बजट में उन्हीं चीज़ों पर, उन्हीं लोगों पर फोकस किया गया है और बोल रहे हैं कि इन्वेस्टिंग इन पीपल इकोनॉमी इनोवेशन। लेकिन वो होगा कैसे? बोल रहे हैं कि सपोर्ट स्टेट फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर, कि अगर राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो उसके लिए राज्यों को 1.5 लाख करोड़ रुपए तक का लोन बिना इंटरेस्ट दिए, बिना इंटरेस्ट पेमेंट के 50 साल तक देने की बात कर रहे हैं कि आपको भाई कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है उस पर 50 साल तक, ठीक है। और वो अमाउंट कितना है? 1.5 लाख करोड़ का। वहीं पर 2028 तक 100% कवरेज की बात कर रहे हैं जल जीवन मिशन के अंतर्गत। प्राइवेट सेक्टर रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई अगर पावर सेक्टर को आप देख रहे हैं और बहुत से राज्य अभी ऐसे हैं जहाँ पर इतना ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं पहुंची है चीज़ों की, तो बोल रहे हैं कि आप अपने स्टेट जीडीपी का 0.5% एडिशनल बोरोइंग ले सकते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई एसेट मोनेटाइजेशन प्लान की बात कर रहे हैं। एसेट मोनेटाइजेशन प्लान क्या है कि गवर्नमेंट के जो एसेट्स हैं उनको लीज पर देगी और वहाँ से पैसा आएगा, जो पैसा आएगा उसको कैपिटल बनाने के लिए कैपिटल मेकिंग में इन्वेस्ट किया जाएगा। और फोकस कितना है? 10 लाख करोड़ तक का है, ठीक है। अर्बन चैलेंजेस कौन कौन से होते हैं? दिल्ली बेस्ट एग्जांपल है भाई, पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, अच्छा पानी भी नहीं आ रहा, सैनिटेशन की कमी है। तो इन सारी चीज़ों को बोलते हैं अर्बन चैलेंजेस। तो इन अर्बन चैलेंजेस को इम्प्रूव करने के लिए, इनसे लड़ने के लिए गवर्नमेंट ने फोकस किया 1 लाख करोड़ रुपए तक का कि हम भाई इन्वेस्ट करेंगे और इन चीज़ों को भी दूर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो मरी टाइम में 25,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, फिर न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहे हैं, फिर उड़ान की बात कर रहे हैं कि भाई जो रीजनल अभी बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहाँ पर एयरपोर्ट्स नहीं हैं लेकिन वहाँ पर बन जाने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या जो है वो ज़्यादा है और उनको फिर ट्रेवल करके दूसरी जगह आके फिर एयरलाइंस यूज़ करनी पड़ती है। तो उन्होंने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बोला कि भाई 120 नए हम एयरपोर्ट्स को बनाएंगे आगे आने वाले 10 साल में। इस सब से क्या होगा कि भाई 4 करोड़ तक पैसेंजर को इसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में फोकस एरिया पे बताया गया कि भाई टूरिज्म जो है उसको भी हम अपने इस बजट में रख रहे हैं कि 50 से ज़्यादा हम ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस बनाएंगे स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प से, उनसे कोऑर्डिनेशन करके, ताकि आपके पास रिटर्न रेवेन्यू भी वहाँ से जनरेट हो। इन चीज़ों को भी फोकस में रखा गया है। आगे बढ़ते हैं तो इन्वेस्टिंग इन पीपल इकोनॉमी इनोवेशन के ही अंतर्गत बोले कि भाई पीएम रिसर्च फेलोशिप कितनी 10,000 बोल रहे हैं कि इस तरह की फेलोशिप आएंगी किन के लिए? आईआईटी और आईआईएस के लिए। उसके बाद बोल रहे हैं कि जीन जो बैंक है, सेकंड जीन बैंक खोलने की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि 10 लाख तक हम इसमें इस तरह के सीड्स रखेंगे ताकि इन फ्यूचर अगर कुछ होता है तो उस मतलब समस्या से लड़ा जा सके। फिर बोल रहे हैं कि ज्ञान भारतम मिशन। अब ज्ञान भारतम मिशन क्या है? ज्ञान से पता है कि भाई बुक या नॉलेज से रिलेटेड है कोई चीज़, तो बोल रहे हैं कि भाई जितने हमारे पुराने स्क्रिप्ट्स हैं, मनुस्क्रिप्ट्स हैं, उन सबको कलेक्ट किया जाएगा, उन सबको एक जगह सुरक्षित रखा जाएगा और साथ ही साथ उन सब की कॉपीज़ को आपको डिजिटली प्रोवाइड भी किया जाएगा, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोल रहे हैं कि 20,000 करोड़ तक हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद में नेशनल जियो स्पेशल मिशन की बात कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि जैसे पीएम गति शक्ति वगैरह हैं तो उनसे हम रेलवे की कनेक्टिविटी की बात करते हैं। तो ये सिंपली बोल रहे हैं कि भाई इस तरह की कनेक्टिविटी वगैरह के लिए हम लैंड वगैरह का मेजर करेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट तरीके से क्रिएट किया जा सकता है। प्रमोशन एक्सपोर्ट की जब बात कर रहे हैं तो भाई एक्सपोर्ट के प्रमोशन के, अगर मैं हूँ नया भी एंटरप्रेन्योर हूँ लेकिन मैं एक्सपोर्ट जैसी चीज़ों को बढ़ावा देना चाहता हूँ, अपनी चीज़ों को बाहर एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो गवर्नमेंट बोल रही है कि इजी एक्सेस होगा आपको क्रेडिट का, पैसे आसानी से मिल जाएंगे। क्रॉस बॉर्डर आपको अगर कोई फैक्टर है जो आपको परेशान कर रहा है तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट आपको मदद करेगी। नॉन टैरिफ मेजर्स को भी लेंगे। फिर बोल रहे हैं कि भारत नेट ट्रेड नेट जो है वो एक ऐसा पोर्टल है, वहाँ से आपको कोई भी अगर डॉक्यूमेंटेशन और फाइनेंस की दिक्कत है तो वहाँ से आपको सीधे सॉल्यूशन मिल सकता है, वेयर हाउसेस बनाए जाएंगे, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि भाई फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म और डेवलपमेंट की भी बात की गई है। जितने सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उन पर फोकस किया गया है। पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट की बात की गई है। केवाईसी को रोल्ड आउट करने की बात की है 2025 में। उसी तरह से एफडीआई जो है इंश्योरेंस में, अभी तक एफडीआई जो था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो केवल 75% था, उसको बढ़ा के कितना कर दिया, 100% कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं तो टैक्स रिफॉर्म्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, यही न्यूज़ में चल रहा है। इस वजह से इस बार का बजट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबका जो है अट्रैक्शन का रीज़न भी बना हुआ है। तो भाई अभी तक जितना भी हम टैक्स वगैरह को चलाते हैं वो हम 1961 के अकॉर्डिंग ही चला रहे हैं। इतना टाइम हो गया लेकिन हम इसी बेस पर चला रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जब फाइनेंस मिनिस्टर अपनी स्पीच दे रही थी बजट से रिलेटेड, तब उन्होंने कहा कि ये अगले हफ्ते जो है वो हम टैक्स रिफॉर्म भी करेंगे। क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा हो जाता है कि टैक्स आप नहीं दे रहे हैं लेकिन आपको जेल में डाल दिया और इतना मायने भी वो चीज़ नहीं रख रहा है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने क्या किया कि भाई 100 से ज़्यादा ऐसे प्रोविज़न इंट्रोड्यूस किए लॉज, जहाँ पे आपको फाइन देना है लेकिन आपको जेल नहीं होगा। ठीक है, फिर आते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस पे कि भाई जो कस्टम वगैरह है, क्योंकि टैक्सेस में डायरेक्ट आप रिफॉर्म नहीं कर सकते बजट के अंदर। क्यों? क्योंकि वो जीएसटी काउंसिल जब तक नहीं बैठ रही है और कोई टैक्स जीएसटी के अंदर है तो आप उस टैक्स को तब तक नहीं बदल सकते जब तक जीएसटी काउंसिल बैठ के उस पर डिसीजन ना ले ले। ठीक है, इसलिए वो सारे टैक्स बाहर हैं। यहाँ पर जिनकी बात की है निर्मला सीतारमण जी ने, वो जीएसटी के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, तो टैरिफ रिमूवल किया है 7 चीज़ों पे, रिमूवल ऑफ 7 टैरिफ रेट्स। फिर सेस की, बहुत सी बार ऐसा होता था कि सेस बढ़ा देते थे कि भाई कभी आप एजुकेशनल सेस दीजिए, कभी आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेस दीजिए, कभी आप एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेट का सेस दीजिए, ये सारी चीज़ें। तो बोल दिए नॉट अप्लाइंग मोर देन 1 सेस और सरचार्ज। फिर उसका लिमिट भी देखो कि पहले गवर्नमेंट अपने तरीके से तय कर लेती थी लेकिन यहाँ पर उसको भी चेंज करके परसेंटेज 1 कर दिए हैं। फिर यहाँ आते हैं और सेक्टर स्पेसिफिक प्रपोजल्स देख लेते हैं कि मेक इन इंडिया की बात की है। बोल रहे हैं कि भाई जितना तुम्हारा लेदर इंडस्ट्री वगैरह है, टॉय वगैरह है, ये भाई इसको एनहांस करो, टॉय इंडस्ट्री मेक इन इंडिया के अंदर लाओ। जितना फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं इन सब पर फोकस करो और खुद से ही बनाओ ताकि मेक इन इंडिया को बूस्ट किया जा सके और उसका जो पर्पज़ है वो फुलफिल हो सके। फिर बात करें यहाँ पर बहुत सारी मेडिसिन वगैरह पर टैक्स लग जाता है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाती हैं, लेकिन वो लाइफ सेविंग ड्रग्स और मेडिसिन होती हैं। तो भाई ऐसी 36 ड्रग और मेडिसिन को एग्जम्प्ट फ्री कर दिया कि भाई आप इस पूरे टैक्सेशन के सिस्टम से बाहर हैं। फिर 6 मेडिसिन ऐसी जिन पर 5% ड्यूटी ही लगेगा। 37 मेडिसिन और 13 पेशेंट असिस्टेंट ऐसे प्रोग्राम हैं जिनको इस सबसे एग्जम्प्ट कर दिया है, बाहर कर दिया है। उसके बाद में मेन जो चीज़ है वो पर्सनल इनकम टैक्स है, जिसकी अभी बहुत ज़्यादा बात चल रही है। ठीक है, पहले ये होता था कि भाई 7 लाख तक अगर आपका इनकम है तो उसके बाद में फिर आप पर टैक्स लग जाता था, लेकिन इस बार क्या किए हैं 12,75,000 तक भी अगर आपका इनकम है, ठीक है, 12,75,000 तक भी अगर आपका इनकम है, 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख, हाँ ठीक है, तो भी भाई आपको टैक्स नहीं देना है, निल है। टैक्सेशन का सिस्टम क्या होता है, जैसे 13 लाख हो गया तो अब 12,75,000 से ऊपर का जितना इनकम है उस पर कितना लगेगा, 15%। एबव पर लगता है हमेशा टैक्स। ठीक है, स्लैब पहले तय होती है, ये सारी स्लैब्स हैं, 0 से 4 जितना आ रहा है उसमें निल, कुछ नहीं देना है। उसके बाद 4 to 8 पे आपको 5% देना होगा, 8 to 12 पे आपको 10% देना होगा, 12 to 16 पर आपको 15% देना होगा, 16 to 20 लाख पे आपको 20% देना होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरी 17 लाख इनकम है तो 16 लाख तक का तो यहाँ पे हो गया इस स्लैब से, और जो 1 लाख एक्स्ट्रा हो गया जो इस वाली स्लैब में आएगा उस 1 लाख का 20% मुझे देना होगा, मतलब 20,000। उस 1 लाख के लिए 20,000 मुझे देना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो रैशनलाइज कर दिया जितने हमारे सीनियर सिटीजन्स वगैरह थे उनके लिए टीडीएस और टीसीएस का कर दिया डिडक्शन करके, यहाँ पे कर दिए हैं कि भाई 50,000 से 1 लाख कर दिए हैं, और
TDS कर दी है इधर उठा के 2.4 लाख से सीधे 6 लाख तक के लिए। आगे आते हैं और देखते हैं कि भाई अगर ये सारा इतना इन्वेस्टमेंट खर्चा वगैरह हम करते हैं तो पैसा आ कहाँ से रहा है। तो सबसे ज़्यादा पैसा जो आ रहा है वो बोरिंग से आता है गवर्नमेंट के पास, देख सकते हो तुम लोग यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में इनकम टैक्स वगैरह से आता है जिसकी बात चल रही है, और फिर GST से आता है, ये सारी चीज़ें। अब अगर कहीं से हम बोरिंग ज़्यादा ले रहे हैं तो उसका सर्टेन परसेंटेज भी होगा ना भाई इंटरेस्ट पेमेंट का। तो सबसे ज़्यादा पैसा जा भी कहाँ रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट पे ही जा रहा है, ठीक है। उसके बाद कहाँ जा रहा है, उससे ज़्यादा जाता है स्टेट शेयर के लिए, उसके बाद में इंटरेस्ट पेमेंट के लिए, उसके बाद में सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स पर, ठीक है। इन दोनों स्लाइड्स को देख सकते हो आराम से। इसके बाद में ये डेटा है रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर और तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर ये ट्रेंड बताया गया है कि किस तरह से डेफिसिट का ट्रेंड चल रहा है, फिजिकल डेफिसिट का क्या ट्रेंड है पिछले सालों में, और रेवेन्यू डेफिसिट का, फिर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट वगैरह। इसके बाद में इस बजट में एलोकेशन जो किया गया है अमाउंट का, वो सबसे ज़्यादा किसको मिला है, फिर से डिफेंस को। क्यों? क्योंकि हमारे पड़ोसी देश काफ़ी बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं, तो भाई वो हम बेवजह ही खर्चा कर रहे हैं क्योंकि वो तो कुछ करते ही नहीं हैं। उनकी ही वजह से हर बार फिर डिफेंस में खर्चा करना पड़ता है। कहीं ऊपर से चाइना आके अटैक करने की बात करता है, वो जगह लेने को होता है तो फिर उसे रोकना पड़ता है। और एक पड़ोसी देश तो जब से बिछड़े हैं तब से मान ही नहीं रहे आने के लिए, ठीक है। फिर रूरल डेवलपमेंट में सेकंड नंबर पे है, फिर होम अफेयर्स है, फिर एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, हेल्थ है, अर्बन है, डेवलपमेंट है, IT टेलीकॉम है, एनर्जी है, कॉमर्स इंडस्ट्री है, सोशल वेलफेयर है, उसके बाद साइंस रिसर्च वाला है, ठीक है। इन सारे को सीक्वेंस में याद कर लो। लगभग टॉप 5 तो तुमको पता ही होने चाहिए। एजुकेशन कौन से नंबर पे है, एजुकेशन में कितना पैसा दिया है, ये सारी चीज़ें, कितना पैसा एलोकेट किया गया है, ये भी याद रखने की बात है, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। आराम से बढ़िया से बजट को रिवाइज करो, बहुत शॉर्ट में कवर करने की मैं कोशिश किया हूँ, ठीक है। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहाँ पे बता देना। अगर कोई टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आई हो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, उसको भी बता देना। नेक्स्ट लेक्चर में देखता हूँ, कवर कर दूंगा मैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द सेशन।